किसी जमाने में इराक के शहर बसरा में करीम और सलीम दो दोस्त रहा करते थे। करीम इंतहाई निकम्मा, सुस्त और कामचोर था। वो अपनी गलतियों की वजह से हमेशा मुसीबत में मुब्तला हो जाया करता था, लेकिन उसका दोस्त सलीम उसे अपनी अक्लमंदी से उन मुसीबतों से निजात दिलाया करता। एक बार करीम ने ऐसा कारोबार करने का मंसूबा बनाया जिसमें ज्यादा मुनाफा हो। उसने अपना कदीम मकान फरोख्त करके उन पैसों से अतर की बोतलें खरीदी और फिर उसने उन बोतलों को बहुत ही एहतियात से छोटे डिब्बे में रखा और उसे लेकर बगदाद की तरफ चल पड़ा। काफी दूर तक पैदल चलने से करीम थक चुका था। कुछ देर आराम करने के लिए वो बरगद के एक दरख्त के पास बैठ गया। पूरा जिस्म पसीने से शराबू था। उसके कपड़ों से बदबू आ रही थी। उसने फौरन अपने डिब्बे से अतर की शीशी निकाली और फिर रुई का फाया बनाकर उसे अतर में भिगोया और अपने कपड़ों पर मलने लगा। एक भूतनी जिसका उसी बरगद के दरख्त पर बसेरा था, उसने करीम को अतर लगाते देख लिया। उसे भी अतर लगाने की ख्वाहिश हुई। वह खूबसूरत लड़की का हुलिया बदलकर करीम के सामने आकर खड़ी हो गई। जनाब वाला, मुझे अतर बहुत पसंद है, मुझे भी दीजिए, मैं भी अपने कपड़ों पर लगाऊंगी। भूतनी ने करीम से दरखास्त की। करीम दिल ही दिल में सोचने लगा, अभी कुछ देर पहले तो जगह पर कोई नहीं था, फिर ये खातून अचानक यहाँ कैसे आ टपकी? मैं क्यों तुम्हें अतर दूं भला? तुम खुद अतर की शीशी में डुबकी क्यों नहीं लगाती? पूरे जिस्म पर अतर लग जाएगा। भूतनी को अतर लगाने की बहुत ख्वाहिश थी। इसके लिए उसने फौरन खुद को 1 इंच का बना दिया और फिर वो अतर की शीशी के अंदर दाखिल हो गई। उधर करीम ने अतर की शीशी का ढक्कन कसकर बंद किया और फिर उसे अपने डिब्बे के अंदर रख दिया। उसने समझा कि अब भूतनी उसके कब्जे में है। करीम कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है कि खतरा टल गया। मैंने भूतनी को शीशी के अंदर बंद कर दिया, अब कोई खतरा नहीं है। मैंने बिल्कुल सही सोचा था, वो एक भूतनी थी। भूतनी को शीशे में बांधकर अब करीम आगे बढ़ने लगा। रास्ते में करीम को एक ख्याल आया, गांव-गांव, कस्बा-कस्बा अतर फरोख्त करते हुए आखिर कब अमीर आदमी बनूंगा? अगर मैं दारुल हुकूमत जाकर पूरी अतर की शीशियां बादशाह को बतौर तोहफा दे दूं, तो वो मेरी कदर करेंगे और मुझे तोहफ से नवाजेंगे। करीम बादशाह के किले पहुंच गया और बाहर खड़े हुए मुहाफिज से कहने लगा, जनाब, मैं बादशाह सलामत से मिलना चाहता हूँ। करीम की बात सुनकर मुहाफिज कहने लगा, तुम कहाँ से आए हो और किस लिए बादशाह से मिलना चाहते हो? करीम ने मुहाफिज को इस तरह जवाब दिया, मैं अतर फरोख्त करने का कारोबार करता हूँ। मैंने कई रियासतों के अतर को जमा किया है और मैं उन्हें बादशाह को बतौर तोहफा पेश करना चाहता हूँ। ये सुनकर मुहाफिज करीम को महल के अंदर ले गया। वहाँ करीम का बादशाह से तारुफ करवाया गया। फिर करीम कहने लगा, बहुत बहुत मुबारक। मैंने सुना है कि शहजादी की शादी तय हो चुकी है। मैं आपको बहुत ही कीमती अतर की शीशियां शादी के तोहफे के तौर पर देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। बादशाह ने शहजादी को तलब किया और उससे अतर की शीशियां दिखाई और उससे पूछा, शहजादी, ये बहुत ही कीमती अतर लगते हैं, आपको जो पसंद है आप उसका इंतखाब कीजिए। शहजादी ने कहा, ठीक है अब्बाजान। शहजादी ने अतर की शीशी का ढक्कन खोला और उसकी खुशबू सूंघने लगी, लेकिन अचानक शहजादी पागलों जैसी हरकतें करने लगी और रक्स करने लगी। बादशाह को महसूस हुआ कि करीम दुश्मनों का जासूस है। वो गुस्से में आ गया और कहने लगा, इसने जो जुर्म किया है उसके लिए मैं उसे मौत की सजा का हुक्म देता हूँ। नए चांद की रात इसे फांसी पर लटका दिया जाए। बादशाह का हुक्म सुनकर करीम बहुत डर गया। उसने जंगल में अतर की शीशी के साथ पेश आए वाक़े को बताने की कोशिश भी की। मुझे तुम्हारी कहानियां सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसे फौरी यहाँ से ले जाओ और कैद खाने के अंधेरों में गर्क कर दो। बादशाह का फैसला सुनकर करीम रहम की दरखास्त करने लगा, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। जब मैं यहाँ आ रहा था, एक भूतनी मेरे पास आई। मैंने उसे अपनी अक्लमंदी से अतर की शीशी में बंद कर दिया। जैसे ही शहजादी ने उस शीशी को खोला, वो भूतनी बाहर निकल आई और उसने शहजादी को अपने काबू में कर लिया। मैंने जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया। बादशाह ने करीम की एक ना सुनी और वो कहने लगा, बहुत हो चुका। दारोगा जिंदान, ले जाओ इसे यहाँ से। अब इसे फांसी के लिए चांद की पहली रात ले आना। और फिर फांसी से एक दिन पहले
कल तुम्हें फांसी दी जाने वाली है। ये रिवायत रही है कि फांसी से पहले आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। करीम फौरन बोला, मेहरबानी करके मुझे मेरे बचपन के दोस्त सलीम से मिला दीजिए, मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूं। करीम की ख्वाहिश पर सलीम को बुलाया गया। करीम ने अपने साथ पेश आए तमाम वाकयात अपने दोस्त को बता दिए। मेरे दोस्त, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकाल कर रहूंगा। यह कहकर सलीम बादशाह के पास पहुंचा। जहां पना, मैं करीम का दोस्त हूं, मेरा नाम सलीम है, मेरा दोस्त बेकसूर है, मेहरबानी करके उसे रिहा कर दीजिए, मैं शहजादी को भूतनी के शिकंजे से आजाद कराऊंगा। सलीम की बात सुनकर बादशाह कहने लगा, अपना यह ड्रामा बंद करो। मेरी बेटी की तकलीफ से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हें भी तुम्हारे दोस्त के साथ फांसी पर लटका सकता हूँ। बादशाह की बात सुनकर सलीम कहने लगा, जहां पना, मेहरबानी करके मुझे एक मौका दीजिए। अगर मैं शहजादी को भूतनी के शिकंजे से आजाद नहीं करा पाया तो आप जो भी सजा देंगे वो मुझे कबूल होगी। यह सुनकर बादशाह का गुस्सा कुछ कम हुआ। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका देता हूँ। बादशाह की रजामंदी पर सलीम ने कहा, जहां पना, मुझे कांच का एक बड़ा मर्तबान चाहिए जिसमें शहजादी आ जाए। फिर सलीम ने फौजियों से शहजादी को कांच के मर्तबान में बिठाने को कहा। भूतनी ये पूरी बातें सुन रही थी। उसने समझ लिया कि उसे फिर किसी चीज में बंद करने की साजिश हो रही है। वो फौरी शहजादी के जिस्म से निकल गई और वहां से गायब हो गई। जैसे ही भूतनी शहजादी के जिस्म से निकली, वो बेहोश हो गई। सलीम ने शहजादी के जिस्म पर पानी छिड़का। इतना होना था कि शहजादी खड़ी हो गई और उसे पता भी न चला कि उसके साथ क्या हुआ था। और फिर शहजादी ने अपने अब्बा से कहा, अब्बा जान, मुझे क्या हुआ था? यहाँ पर ये मर्तबान क्यों रखा है? इस तरह शहजादी पूरी तरह से पहले की तरह हो गई। वो अच्छी तरह बात करने लगी। अपनी बेटी के ठीक होने पर बादशाह बहुत खुश था। उन्होंने मदद करने पर सलीम का शुक्रिया अदा किया और उसे इनाम और इकराम से नवाजा। फिर सलीम ने बादशाह से कहा, जहां पना, जरा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरे दोस्त करीम को भी रिहा कर दें, बहुत मेहरबानी होगी। बादशाह सलीम के दोस्ती के जज्बे से बहुत मुतासिर हुआ और उन्होंने करीम को भी रिहा कर दिया। मगध रियासत पर बादशाह मानसिंह की हुकूमत थी। उनके अकलौते फर्जंद का नाम विक्रम सिंह था। विक्रम सिंह बहुत ही बहादुर और जांबाज शहजादा था। विक्रम सिंह की तालीम गुरुकुल में हुई थी। तलवारबाजी, तीरंदाजी और घोड़सवारी में शहजादा माहिर था। बादशाह मानसिंह अपने फर्जंद का वली अहद के तौर पर ऐलान करना चाहते थे। बाबा, रियासत के वलीअहद की जिम्मेदारी संभालने से पहले मैं पूरी रियासत का दौरा करना चाहता हूँ। बादशाह मानसिंह राजी हो गए और कहने लगे, अच्छे लोगों के साथ इस दुनिया में बुरे लोग भी होते हैं। तुम्हें उन बुरे लोगों से होशियार रहना चाहिए। अपने हिफाजत के लिए फौज के सिपाहसालार दुर्जन सिंह को साथ ले जाओ। शहजादे ने सिपाहसालार दुर्जन सिंह और दूसरे फौजियों के साथ अपना सफर शुरू किया। 1 महीने तक विक्रम सिंह ने रियासत के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। अब वो वापस दारुल हुकूमत लौट रहे थे। रात हो जाने से विक्रम सिंह, दुर्जन सिंह और दूसरे फौजियों ने एक पहाड़ के पास आराम के लिए शामियाना नस्ब कर दिया। शहजादे, आप आराम कीजिए, मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। जब कुछ देर बाद दुर्जन सिंह वापस आया तो वो हाँप रहा था, पसीना बह रहा था। शहजादे ने पूछा, दुर्जन सिंह, तुम इतना क्यों कांप रहे हो? क्या बात है? शहजादे, मैंने इस जंगल में अजीब और गरीब हिरन देखा है। अगर आप थके हुए नहीं हैं तो मेरे साथ चलिए। उस हिरन में आखिर क्या खास है तो तुम तलने के लिए मुझे इसरार कर रहे हो? शहजादे, वो कोई आम हिरन नहीं है, बल्कि सुनहरा हिरन है जो अंधेरे में चमक रहा है। फौरन विक्रम सिंह घोड़े पर सवार होकर पहाड़ी जंगल की तरफ चल पड़ा। दुर्जन सिंह आगे आगे चलते हुए शहजादे को रास्ता दिखा रहा था। दोनों उस पहाड़ी के पास पहुंच गए। वहां पहुंचते ही शहजादे ने उस हैरत अंगेज हिरन को देखा। खूबसूरत सुनहरे हिरन को देखकर शहजादा दमबखुद रह गया। ओह, मैंने ऐसा हिरन पहले कभी नहीं देखा। इस हिरन का इस जंगल में रहना ठीक नहीं है। यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा है। इसे महल के बाग में होना चाहिए। ये कहकर शहजादे ने हिरन को पकड़ने के लिए अपने घोड़े को उसकी तरफ दौड़ाया। हिरन इधर उधर छलांग मारता हुआ जंगल में गायब हो गया। शहजादा विक्रम सिंह बहुत देर तक उसे तलाश करता रहा, लेकिन हिरन उसके हाथ नहीं लगा। इस दौरान दुर्जन सिंह शामियाना पहुंच गया।
शहजादा भी मायूस वापस शामियाने की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक पुराना किला नजर आया। वहां एक खूबसूरत खातून बैठी रो रही थी। विक्रम सिंह फौरी उस खातून के पास पहुंचा और उससे पूछने लगा, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आई हो और क्यों रो रही हो? मैं गोमतीपुर की शहजादी हूँ। 1 हफ्ते पहले कालिया डाकू ने मेरा अगवा किया और मुझे इस किले में लाकर कैद कर दिया। जब से मैं यहाँ तन्हा पड़ी हुई हूँ। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारे खानदान के पास पहुंचा दूंगा। ये सुनकर शहजादी बहुत खुश हुई। फिर शहजादा विक्रम सिंह ने उसे अपने घोड़े पर बिठाया और वहां से चल पड़ा। अचानक शहजादे विक्रम सिंह को अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कि पीछे से कोई हंस रहा हो। उसने फौरन पीछे पलटकर देखा तो उसके पीछे शहजादी की जगह भूतनी बैठी नजर आई। ये देखकर शहजादे को झटका महसूस हुआ। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके पीछे भूतनी बैठी हुई है। उसने फौरन गुरुकुल में सिखाए गए मंत्र पढ़ने शुरू किए और वो मंत्र पढ़े जा रहा था। अचानक भूतनी की पूरी ताकत खत्म हो गई और वो घोड़े से नीचे गिर पड़ी। शहजादा घोड़े से उतरकर भूतनी के पास आया और पूछने लगा, मुझे मारने के लिए तुम्हें यहाँ किसने भेजा था? शहजादे, आपका सिपा सालार दुर्जन सिंह खुद बादशाह बनना चाहता है, इसलिए उसने आपको मारने के लिए मुझे आपके पीछे लगाया है। शायद उसे आपके इल्म का पता नहीं। भूतनी की बात सुनकर शहजादे को अपनी वालिद की नसीहत याद आई। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हें बख्श दूंगा, लेकिन तुम्हें मैं जो कहूंगा उस पर अमल करना होगा, वरना मैं मेरे मंत्र से तुम्हें जमीन में दफन कर दूंगा। ठीक है, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। अब तुम एक सुनहरे हिरन के होलिये में मेरे पीछे चली आओ। भूतनी ने सुनहरे हिरन का होलिया बनाया और शहजादे के पीछे चल पड़ी। कुछ ही देर में शहजादा विक्रम सिंह शामियाने के पास पहुंच गया। शहजादे के साथ सुनहरे हिरन को देखकर दुर्जन सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। शहजादे, आप तो बहुत ही बहादुर निकले, हिरन को पकड़ने में कामयाब भी हो गए। ड्रामेबाजी बंद करो। मुझे कत्ल करने की साजिश तुम्हारी बेनकाब हो चुकी है। मुझे तुम्हें सजा देनी ही पड़ेगी। जैसे ही शहजादे ने इशारा किया, हिरन ने दुर्जन सिंह पर हमला कर दिया। दुर्जन सिंह पागलों की तरह चिल्लाते हुए जंगल की तरफ भाग निकला। शहजादे ने फिर भूतनी से कहा, कभी बुरे लोगों का काम मत करना, अच्छे लोगों की मदद करो और उनकी हिफाजत करो। ऐसा करोगी तो भूत की जिंदगी से निजात पाओगी। ये कहकर विक्रम सिंह अपनी रियासत लौट गया। कुछ ही दिनों बाद विक्रम सिंह अपने वालिद की जगह पर तख्तनशीन हुआ और अवाम की खिदमत करने लगा। Please watch and subscribe to our channel and don't forget to tap the bell icon.